ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. वेलकम टू ई संवेदा क्लासेस. मोहतरम नाजरीन और अजीज तलबा व तलबात, आप सबको अस्सलाम वालेकुम. मैं महबूब पाशा, सरकारी उर्दू आला दर्जाती आला इब्तिदाई मदरसा कल्लूरू तालुका मानवी यानी अभी सिरवार और जिला रायचूर से. तो बच्चों, आज इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका मेरी दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूँ. वंस अगेन वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस. तो बच्चों चलिए, आज तक हम सब ने फहम और फरासत का बादशाह सबक को सुन चुके हैं और उसका कंप्लीट जानकारी ले चुके हैं. तो आज हम क्या करेंगे, कुछ नया, इस सबक का आखिरी और लास्ट हिस्सा, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे. तो बच्चों चलिए, अपने ही स्टाइल में हम इस सबक को शुरुआत करने से पहले आप सब अपने पास एक नोटबुक, एक कलम यानी पेन और अपनी हफ्तुम जमात की दरसी किताब अपने पास रख ले, ताकि क्लास के दौरान सबक के अहम और जरूरी नुकात आप अपनी नोटबुक में आसानी से दर्ज कर सके. तो चलो बच्चों, तैयार है ना? फौरन जल्दी जल्दी निकालिए अपनी नोटबुक और दरसी किताब को, साथ में कलम को. तो चलिए बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपनी पिछली निशस्त के यानी पहली, दूसरी और पिछली निशस्त की जानकारी ले चुके हैं. तो मैं चाहता हूं कि उस पिछले निशस्त के मुताबिक कुछ जांच और पड़ताल करना चाहता हूं, ताकि आप लोग उस सबक को कितने फीसद याद रखा है. ठीक है बच्चों? तो चलिए, मैं आपको कुछ सवालात पूछता हूं और उसके जवाबात को आपको देनी पड़ेगी. ठीक है बच्चों? तो चलिए, आपके लिए पहला सवाल क्या है? अकबर ने दरबारी से क्या पूछा? याद कर लीजिए बच्चों, जो तीसरे निशस्त फहम और फरासत के बादशाह में मैंने आखिर को जांच किया था. हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने. अकबर ने दरबारी से क्या पूछा? जी हाँ, अकबर ने दरबारी से पूछा कि तुम बीरबल के मुकाबला नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुम बेशक बहुत ही ज़हीन हो, होशियार हो, लेकिन बीरबल का मुकाबला नहीं कर सकोगे. अगर करना चाहते हो तो इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे? दरबार में ही होगा. सही है ना बच्चों? वेरी गुड. आप अपने दिमाग में इस हिस्से को याद रखिए. तो चलिए, मैं आपको और एक सवाल पूछना चाहता हूँ. वो है, अकबर ने ऊंट को देखकर, किसको? अकबर बादशाह का ख्याल बहुत ही खुश था, तो वो कहीं बाहर जा रहे थे. तो ऊंट को देखकर बीरबल से क्या सवाल किया? क्या कहे बीरबल से अकबर बादशाह ने? जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आप सबने. वेरी गुड, बहुत होशियार है, याददाश्त है आपकी अच्छी. क्या कहा? अकबर ने ऊंट को देखकर बीरबल से सवाल किया कि ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? तो बच्चों सही है ना जवाब? अच्छा, मैं इसके मुताबिक एक और सवाल करना चाहता हूँ. जब ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है, इस सवाल को अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, तो बीरबल ने किस तरह से जवाब दे दिया? यस, कैसे? क्योंकि हुजूर, ऊंट ने भी किसी को जागीर देने का वादा किया था. वेरी गुड, माशाल्लाह, याद तो है आप सबको सबक. बहुत अच्छा. तो चलिए, मैं अब और एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ. वो है, दरबार में बीरबल ने अकबर बादशाह के सवाल का क्या जवाब दिया? जब एक दरबारी इंसान बीरबल का मुकाबला करना चाहता, जब सवाल किया तो उसका जवाब देने के काबिल नहीं रहा, तो तब दरबार में मौजूद
अकबर बादशाह ने बीरबल से उसी सवाल को पूछा तो बीरबल ने जवाब में क्या कहा? यस, वेरी गुड, रियली टैलेंटेड स्टूडेंट्स है आप। क्या कहा? दरबार में बीरबल ने अकबर बादशाह के सवाल का जवाब दिया कि हुजूर, सब लोगों के दिलों में है कि महाबली की सल्तनत हमेशा खत्म ना हो। सही है ना जवाब? वो हमेशा के लिए कायम रहना चाहिए, कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, आप सबको पिछला सबक निशस्त की जो भी जानकारी अच्छी तरह याद है। तो अब हम क्या करेंगे, आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहते हैं, वो है हुर्फ रब किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बच्चों हुर्फ रब? यस, वेरी वेरी गुड। हुर्फ रब किसे कहते हैं? हुर्फ रब ऐसे अल्फाज होते हैं जो मुख्तलिफ जो अल्फाज रहते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज को आपस में मिलाकर एक मुकम्मल जुमला बनाते हैं। जो जुमले हैं नी अधूरे होते हैं, उनको जोड़कर मिलाने के लिए इस्तेमाल करने वाला ही एक लफ्ज हुर्फ रब्त है। ठीक है बच्चों, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने तीसरे निशस्त में कहा था, में, ने, का, की, को, और ये सब हुर्फ रब्त की मिसालें हैं। सही है ना बच्चों? वेरी गुड। चलिए अब मैं बहुत टाइम वक्त नहीं लेते हुए अब मेन हमारे सबक को शुरू करेंगे। तो बच्चों, आज हम इस हफ्तुम जमात की उर्दू निसाबी किताब से जो फहम और फरासत का बादशाह नामी जो सबक है, नसर है, उस नसर की आखिरी निशस्त को पढ़ने जा रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे इस लिसानी सरगर्मी और खवायद पर मौजूद है। तो मैं चाहता हूं कि उस खवायद और लिसानी सरगर्मियों को समाप्त फरमाइए जो नसर नंबर 19 यानी फहम और फरासत का बादशाह नसर 19 और सफा नंबर 170 पर मौजूद है। ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी जल्दी अपनी निसाबी किताब को और दरसी किताब को ओपन कीजिए। ठीक है बच्चों, चलो तो आज हम इस फहम और फरासत का बादशाह आखिरी निशस्त के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। उसकी जानकारी हासिल करने से पहले हमें जरूरी है कि यहाँ कुछ इस्लाही तदरीस के अहम नुकात है, उस नुकात को जानना पड़ेगा। क्या है? सबसे पहले फहम और फरासत का बादशाह, उसका एक लिसानी सरगर्मी और खवायद की बुलंद ख्वानी होगी, और साथ ही मारूजी सबक जो एक सबक है, मारूजी सबक है, और जो कवायद आज हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फेल, और उसके अकसाम की मुकम्मल जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ क्या होगा, मश्की सवालात हल किए जाएंगे और कुछ सरगर्मी होगी, और ये जो मारूजी सबक है उसकी मारूजी सवालात हल किया जाएगा और लिसानी सरगर्मी मुकम्मल भी की जाएगी। साथ में आखिर में सबक का इयादा होगा और आप सबके लिए कुछ घर पर काम दिया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तैयार है ना आप सब लोग? वेरी गुड। तो चलिए अब आप सब लोग अपनी हफ्तुम जमात की दरसी किताब निकालिए और सबक फहम और फरासत का बादशाह सबक को निकालिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम क्या करेंगे, फहम और फरासत का बादशाह का जो एक मारूजी सबक है वो है इल्म अच्छा या दोस्त। चलिए, जब भी मैं बुलंद ख्वानी करता हूं तो आप सब लोग क्या करना है? जी हाँ, गौर से समात फरमाना है और जिस लफ्ज पर मैं पढ़ता हूं उसी पर अपनी उंगली को रखना है। ओके, चलिए अब शुरुआत करता हूं। इल्म अच्छा या दोस्त। मुल्क मिस्र में एक दौलतमंद आदमी था। उसके दो बेटे थे, एक ने इल्म हासिल किया और दूसरे ने मालो दौलत जमा की। एक पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आलिम बन गया और दूसरा अपनी दौलत के सहारे मिस्र का बादशाह बना। मालदार भाई ने अपने आलिम भाई को जिल्लत की नजर से देखा और उससे कहा कि मैं बादशाह बन गया और तू
गरीबी की जिल्लत में पड़ा रह गया। आलिम ने जवाब दिया कि मुझ पर अल्लाह ताला का एहसान है और उसका बहुत शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझको पैगंबरों की वारिस बनाया और तुमको फिरौन और हामान जैसे बादशाह और वजीर का वारिस बनाया। मैं इस चींटी की तरह हूं जिसको लोग पैरों से मसल देते हैं, मगर उस भड़ की तरह नहीं हूं जिसके डंक से लोग रोते हैं। मैं नेमत पर खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे लोगों को सताने की ताकत नहीं दी। ठीक है बच्चों, चलिए अब फिलक मारूजी सबक की बुलंद ख्वानी हो गई। अब इस मारूजी सबक को कुछ मजीद जानकारी देना चाहता हूं। ओके बच्चों, चलिए अब इसकी जानकारी। मुल्क में जो मुल्क के मिस्र में एक दौलतमंद आदमी था, एक बहुत ही अमीर आदमी था, वेरी वेरी रिचेस्ट मैन, बहुत ही अमीर आदमी था। और उसके 2 बेटे थे, 2 लड़के थे। वो 2 लड़कों में एक लड़का बहुत ही इल्म हासिल किया, यानी एक ने अच्छी तरह से इल्म हासिल किया और दूसरे लड़के ने क्या है, माल और दौलत को जमा की, यानी कि पैसा पैसा पैसा, बहुत सारा पैसे को इकट्ठा किया। पहला लड़का इल्म को हासिल किया और दूसरा लड़का माल और दौलत को हासिल किया, जमा किया। फिर क्या होता, एक पढ़ लिख कर जो इल्म को हासिल किया था, वो आदमी, वो लड़का पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आलिम बन गया। जो पढ़ता लिखता है बहुत बड़ा आलिम बन गया। और दूसरा अपनी जिल्लत के सहारे, जो पैसों का घमंड था, अपनी जिल्लत के सहारे क्या होगा, सॉरी माफ करना, अपनी दौलत के सहारे मिस्र का बादशाह बन गया। देखो, जो पढ़ लिख कर अच्छा इंसान था वो बड़ा आलिम बना, और जो अपनी दौलत था, माल और दौलत को जमा किया था, वो अपनी माल और दौलत की वजह से मिस्र का बादशाह बन गया। जैसे मिस्र का बादशाह बना तो एक मर्तबा मालदार भाई ने अपने आलिम भाई को, कौन से, अपने जो इल्म हासिल करा हुआ आलिम भाई को कैसे देखता था, जिल्लत की नजर से देखा, यानी बहुत गिरी हुई नजर से देखा, जालिम की तरह जिल्लत की नजर से देखा, और उससे कहा कि मैं बादशाह बन गया हूं। घमंड से क्या कहा, मेरे पास बहुत सारा माल है, दौलत है, इसलिए मैं क्या बन गया हूं, बड़ा बादशाह बन गया हूं। और तू गरीबी की जिल्लत में पड़ा रहा गया। तू क्या है, सिर्फ इल्म हासिल करा लेकिन माल और दौलत नहीं है, तो माल और दौलत ना रहने की वजह से तू गरीबी की जिल्लत में पड़ गया है। मैं बहुत बड़ा अमीर हो चुका हूं और मैं अमीर होने की वजह से मुल्क के मिस्र का बादशाह बन गया हूं। ये सुनते ही जो इल्म हासिल किया हुआ लड़का, यानी आलिम ने जवाब दिया, अपने मालदार भाई का जवाब, जो उसका वो कहता था कि बहुत ही जिल्लत की नजर से देखता था और कहता था मैं देख माल और दौलत की वजह से बड़ा बादशाह बन गया हूं, और तू गरीबी जिल्लत की वजह से क्या है, गरीब बन के ही रह गया है। तो उसका जवाब, आलिम भाई ने जवाब दिया कि मुझ पर अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। क्या कहता है, जो आलिम है उसको पहचान है अच्छी बुरी, तो वो कहता है अपने भाई से, मुझ पर अल्लाह ताला का एहसान है और उसका बहुत शुक्र अदा करता हूं। ये हम सब के पास भी होना चाहिए कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और एहसान मंदी को जताना है कि मुझ पर अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है और उसका बहुत बड़ा शुक्र अदा करता हूं कि उसने, यानी अल्लाह ताला ने मुझको पैगंबरों का वारिस बनाया। वारिस यानी के उनका नस्ल बनाया। अल्लाह ताला मुझे यानी बहुत बड़े अल्लाह वालों के यानी पैगंबरों का नस्ल वारिस बनाया है।
اور تو جو مال و دولت کی گھمنڈی کرتا ہے، بات کرتا ہے نا، تم کو جو پہلے کے لوگوں میں تھے یعنی کہ بہت بڑا گھمنڈی فرعون اور حامان جیسے بادشاہ اور وزیر کا وارث بنایا ہے. دیکھو کیسی بات ہے. جو علم حاصل کرا وہ پیغمبروں کے وارث ہے. جو صرف دولت دولت، علم کا کچھ بھی نہیں، صرف دولت، مال و دولت کہتے ہیں، وہ کس کے؟ فرعون اور حامان کے وارث کہا. سوچئے کیسا ہوگا. پھر عالم بھائی کہتا ہے اپنے بھائی سے، میں اس چونٹی کی طرح ہوں. جو چونٹی ہوتی ہے چونٹی، اس چونٹی کی طرح ہوں جس کو لوگ پیروں سے مسل دیتے ہیں. وہ لوگ چونٹی کی طرح ہے، چونٹی کو پیروں کی، جو ہمیشہ محنت کرتے رہتی ہے، اس چونٹی کی طرح ہوں جو پیروں سے مسل دیتے ہیں. مگر اس بھڑکی کی طرح نہیں ہوں جس کے ڈنک مارنے سے، کیا ہے؟ جس کے ڈنک سے لوگ روتے ہیں. دیکھیے کیسا ہے علم اور دولت. پھر میں نعمت پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. کیا کہتا ہے عالم بھائی؟ میں جو اللہ تعالیٰ مجھے اتنی اچھی علم دی ہے، اس علم کی نعمت پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے لوگوں کو ستانے کی طاقت نہیں دی ہے. تو دولت کی وجہ سے لوگوں کو ستاتا ہے، لیکن میں علم کی وجہ سے لوگوں کی مدد کرتا ہوں. تو میں اللہ کی نعمت پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے لوگوں کو ستانے والا نہیں بنایا ہے، ستانے کی طاقت نہیں دی ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ تو آپ کہیے، کیا علم اچھا ہے یا دولت اچھا؟ کون سا؟ یس، سب سے اچھی بات، اچھی نعمت کیا ہے؟ علم ہے. علم، جو علم حاصل کرتا اس کو کوئی بھی چرا نہیں سکتا. لیکن دولت دن با دن کبھی نہ کبھی چلے جاتی ہے. اسی لیے علم ہی اچھا ہے، دولت اچھی نہیں ہے. یعنی کہ اس سبق سے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دولت اہم نہیں ہے بلکہ علم اہم ہے. علم کو کوئی بھی چوری نہیں کر سکتا، لیکن دولت کو آپ کہیں بھی چھپا کر رکھو، اس کو چوری کر کے لے جاتا ہے. علم آپ کو زندگی بھر آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو یاد رہتا ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ تو سب سے اہم کون ہے؟ اچھا علم ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ دولت وہ علم کے مقابلے میں بہتر نہیں ہے. اوکے، تو چلیے ابھی تک آپ نے یہ علم اچھا یا دولت اس معروضی سبق کو سن چکے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے لحاظ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. پہلا سوال، مصر کے بادشاہ کے کتنے بیٹے تھے؟ جی ہاں، ویری گڈ. مصر کے بادشاہ کے 2 بیٹے تھے. شاباش. اور دوسرا سوال، مالدار بھائی اپنے عالم بھائی سے کیا کہتا تھا؟ جو مالدار بھائی، اس کو دولت، مال و دولت کا گھمنڈ تھا، تو جو اپنی بھائی کو ذلت کی نظر سے دیکھتا تھا، اس نے اپنے عالم بھائی سے کیا کہتا تھا؟ جی ہاں، مالدار بھائی اپنے عالم بھائی سے کہا کہ میں بادشاہ بن گیا ہوں، دولت کی وجہ سے میں بادشاہ بن گیا اور تو غریبی کی ذلت پر پڑا رہ گیا. صحیح ہے نا؟ ویری گڈ. یاد رہے، اس سوال جواب کو اپنے نوٹ بک میں بھی درج کر لینا ہے. اوکے بچوں؟ اب تیسرا سوال، عالم بھائی مالدار بھائی کو کیا جواب دیا؟ جب مالدار بھائی عالم بھائی کو سوال کرتا ہے کہ میں بادشاہ بن گیا اور تو غریبی میں ہے، تو اس کا جواب عالم بھائی کیسے دیتا ہے؟ جی ہاں، عالم بھائی جواب دیا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اور اس کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھ کو پیغمبروں کا وارث بنایا اور تم کو فرعون اور حامان جیسے بادشاہ اور وزیر کا وارث بنایا ہے. دیکھو کیسا ہے، پیغمبروں کا وارث اور وہ فرعون جیسے بادشاہوں کا وارث. صحیح ہے نا بچوں؟ چلو آخر سوال، بڑے بھائی نے خدا کا شکر کس لیے ادا کیا؟ جو بڑے بھائی ہے عالم بھائی، وہ ہمیشہ خدا کا شکر کس لیے ادا کرتا تھا؟ کس لیے؟ جی ہاں، ویری گڈ. کس لیے؟ بڑے بھائی نے خدا کا شکر اس لیے ادا کیا کہ اس نے مجھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے ستانے کی طاقت نہیں دی بلکہ ان کو مدد کرنے کی طاقت دی ہے.
वेरी वेरी गुड, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छी जवाब दिया आपने। तो चलिए मैं आपको क्या करता हूं, अभी हमारा दूसरा नुकात है कवायद, ग्रामर। तो इससे पहले आपने ग्रामर को सुन चुके हैं। आज ग्रामर का क्या है मेन नुकात, फेल। क्या है, फेल। फेल किसे कहते हैं, सुनिए, फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना हो या होना पाया जाए, यानी कि फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना, यानी कौन सा तो काम रहता नहीं, कोई काम करना या होना पाया जाए, और उसमें 3 जमाने होते हैं, यानी कि कोई काम को करना या तो पाया जाना, वो काम हो रहा है, इसको बताने को हम फेल कहते हैं। और इसके 3 जमाने हैं। नंबर 1 फेले माजी, नंबर 2 फेले हाल, और नंबर 3 फेले मुस्तकबल। कोई एक जमाना भी पाया जाता है, जो सवालात जो भी जुमले होते हैं कोई एक जमाना पाया जाता है। अब मिसाल के तौर पर आप यहाँ गौर से देखिए, नंबर 1 अहमद ने लिखा, इसमें काम क्या हो रहा है, काम का करना या पाया जाना या होना। अहमद ने लिखा, यहाँ पे लिखा। और महमूद पढ़ रहा है, और तीसरा हामिद कल जाएगा, और चौथा रेल चलती है, और पांचवा लड़की किताब पढ़ती है, और आखिर का अहमद अजमेर गया। देखो बच्चे, इसमें फेल कौन कौन से हैं, देखिए इन जुमलों में कौन से हैं, जो लाल कलर से डार्क किया गया है, कौन सा, लिखा, पढ़ रहा है, जाएगा, चलती है, पढ़ती है, और गया। यानी कि ये सब ये बात जाहिर करती है कि कोई काम हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए अहमद लिखा, यानी लिख रहा है, काम हो रहा है, या कोई चीज कर रहा है, यहाँ कोई चीज जैसे कि रेल चलती है, रेल रुकी है या चल रही, काम हो रहा है। जिस लफ्ज से किसी काम का करना, यानी कोई काम का करना या होना जाहिर हुआ है, तो उसी को फेल कहते हैं। यानी कि फेल का मतलब क्या है, किसी काम का करना या होना, जाहिर होना ही फेल कहलाता है। और फेल में कोई ना कोई जमाना पाया जाता है। जब काम हो रहा है तो काम कल हुआ, या अब हो रहा है, या कल होगा, या जमाना तो होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो काम को जाहिर करना ही, जो किसी काम का करना या होने को जाहिर करने को हम फेल कहते हैं, तो उस फेल को जमाने में भी बताना पड़ेगा। यानी के फेल के कितने अकसाम को देखेंगे हम। जमाने के लिहाज से फेल के कितने अकसाम होते हैं, जी हाँ, आप अपनी दरसी किताब में देख रहे हैं। जमाने के लिहाज से फेल की किस्में 3 है। कितनी है, 3 है। नंबर 1 फेले माजी, नंबर 2 फेले हाल, नंबर 3 फेले मुस्तकबल। तो चलिए हम एक एक की जानकारी हासिल करेंगे। पहला फेले माजी, यानी फेले माजी, यानी कि पीछा चला हुआ, माजी का मतलब सोचिए, फेले माजी वो फेल है, फेले माजी वो फेल, यानी कि काम, वो काम है, यानी जो काम पिछले जमाने में हो चुके हैं, यानी पिछले दौर में, इससे आज नहीं बल्कि पिछले, आज से पहले के पिछले जमाने में हो चुके हैं, तो उसको फेले माजी कहते हैं। जैसे कि किसी को यूसुफ आया, यानी कि उन्हें कल आया, तो 1 सेकंड से पहले भी जो होता है वो फेले माजी कहलाता है। यानी कि जो काम चलता है वो 1 सेकंड से भी पहले होना, वो क्या कहलाता है, फेले माजी कहलाता। जैसे कि यूसुफ आया, हमारे से पहले जो होता है वो यूसुफ आया। उसी तरह शशिधरा रह गई, यानी कि उन्हें वहीं पे रह गई। उसी तरह सलीम दौड़ा, सलीम यहाँ था तो उन्हें दौड़ा चले गया। यानी इन मिसालों में जो आया, गई,
दौड़ा ऐसे फेल हैं जिनसे गुजरे हुए जमाने की हालत मालूम होती है। यहाँ पे क्या है, हालात गुजर चुके हैं। यूसुफ आ रहा है, यूसुफ आएगा नहीं, बल्कि यूसुफ आया, मतलब उनका जो काम है वो गुजर चुका है, यानी के गुजरे हुए जमाने की हालत को मालूम करना ही फेले माजी है। ठीक है बच्चों, यानी कि यूसुफ आया, शशिधरा रह गई, यानी वहीं पे रह गई, हमारे साथ नहीं है। और उसी तरह सलीम दौड़ा, सलीम रुका, सलीम आएगा नहीं, बल्कि सलीम दौड़ा। ठीक है बच्चों, ये है फेले माजी, यानी के पिछले जमाने में हो चुके हुए काम को हम फेले माजी कहते हैं, यानी कि जिनसे गुजरे हुए जमाने के हालात को बताते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया नहीं? अब दूसरा किस्म फेले हाल, यानी कि हाल अभी का, माजी पिछले का। अब अभी का फेले हाल वो फेल है जो काम उस वक्त चल रहे हो, यानी कि जिस वक्त हम बताना चाहते हैं, जिस जमाने को जो चल रहा है फिल वक्त, उसे फेले हाल कहते हैं। जैसे कि हामिद खेल रहा है, हामिद खेल रहा है। उसी तरह जावेद पढ़ रहा है, जावेद पढ़ रहा है। और उसी तरह रेशमा लिख रही है, रेशमा क्या कर रही है, लिख रही है। तो देखो बच्चों, हामिद खेल रहा है, जावेद पढ़ रहा है, रेशमा लिख रही है। तो इस जमाने में फेले हाल कौन सा है? जी हाँ, इन जुमलों में फेले हाल खेल रहा, पढ़ रहा, लिख रही, ये सब जो फेल है, यानी काम चल रहे हैं। कौन से जमाने में? जिनसे इस वक्त यानी के हाल में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी के जावेद अभी खेल रहा है, अभी क्या है, फिल खेल रहा है, तो वो फेले हाल यानी फिलहाल, इस वक्त। ठीक है बच्चों, यानी खेल रहा है। अब उसी तरह जावेद पढ़ रहा है, जावेद पढ़ा नहीं, पढ़ गया नहीं, बल्कि जावेद खेल रहा है। अगर जावेद खेला तो वो माजी में चले जाता है। अब जावेद क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, जो इस वक्त को जाहिर करता है। हाल यानी हाल में काम करने को मालूम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इस किस्म के फेल को फेले हाल कहते हैं। जो फिल वक्त चल रहा है, जो गुजर गया तो वो माजी कहलाता है। अब हम क्या करेंगे, तीसरा फेल का किस्म है, वो है फेले मुस्तकबल। फेले मुस्तकबल वो फेल है जिससे आगे, देखो पीछे चले तो माजी, फिलोक चला तो हाल, और जो आगे चलकर होने वाले जो काम होते हैं उसको बताना ही फेले मुस्तकबल कहलाता है। कुछ मिसाल देखेंगे, जैसे कि नंबर 1, अहमद पढ़ेगा, अहमद पढ़ा नहीं, वो माजी हुआ। अहमद पढ़ रहा है, वो हाल है। अहमद पढ़ेगा यानी कि आगे, कल परसों जब चाहे उन्हें पढ़ेगा, ये क्या है, मुस्तकबल है। और उसी तरह नूर नेक बनेगा, नूर नेक बनेगा, नूर नेक है, नूर नेक था। देखो यानी था, पहले नेक था, अब नेक है, आगे नूर नेक बनेगा, ये मुस्तकबल है। हबीब अच्छे काम करेगा, हबीब अच्छे काम करेगा यानी आगे करेगा, किया नहीं, कर रहा है नहीं, बल्कि करेगा। हबीब अच्छा काम करा, किया, माजी। हबीब अच्छा काम कर रहा है, हाल, हबीब अच्छे काम करेगा, मुस्तकबल कहलाते। यानी कि इन जुमलों में जो पढ़ेगा, बनेगा, करेगा, ये सब क्या कहलाते हैं, यस, फेले मुस्तकबल, यानी कि जिनसे वो काम जाहिर होते हैं जो आगे चलकर होने वाले होते हैं, इसको हम फेले मुस्तकबल कहते हैं। सही है ना बच्चों, समझ में आ गया आपको? देखो फेल मतलब जो काम फिल वक्त चल रहा है या तो पाया जाएगा उसको फेल कहते हैं, काम को
होने को फेल कहते हैं। और वो फेल जमाने के लिहाज से 3 है। नंबर 1 फेले माजी, फेले हाल, फेले मुस्तकबल। फेले माजी यानी पिछले जमाने में गुजरे हुए काम को हम यानी उसके हालात को मालूम करने को हम फेले माजी कहते हैं, जो कर चुके हैं। और फेले हाल मतलब जो अब हो रहा है, फिर इस वक्त हाल को बताने को हम क्या कहते हैं, फेले हाल कहते हैं। और मुस्तकबल यानी के आगे होने वाले यानी आगे चलकर होने वाले काम मालूम करने को हम फेले मुस्तकबल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी तक आपने खवाइद का फेल की जानकारी हासिल की है। यानी फेल का मतलब काम, ठीक है। और फेल के अक़साम जमाने के लिहाज से मालूम हो गया। तो चलिए मैं आपको एक लिसानी सरगर्मी करना चाहता हूं जो आपकी दरसी किताब में है। देखिए बच्चों क्या है, ये जो दाएं जानिब जिस्मानी आज़ा की तस्वीरें हैं, यहाँ है आपको नजर आ रही नहीं, आपके दरसी किताब में भी है, गौर से देखिए। यहाँ दिल है, दांत है, नाक है, आंख है, मुंह है और पैर है। इसको क्या करना है, बाएं जानिब अधूरे महावीरे हैं, यानी कि दिखाना, का कवल खिलना, सी लेना, चढ़ाना, चुराना, में मेहंदी लगना, कलम होना। इसको क्या करना है, मिसाल के मुताबिक तस्वीर की मदद से आज़ा के नाम लिखिए, फिर बाएं जानिब के अल्फाज से जोड़कर मुकम्मल करना है, दोनों को जोड़ के मुकम्मल करना है। ठीक है बच्चों, आपको जवाब भी नजर आ रही है। फिर भी देखिए, दिल क्या आता है, उसको यहाँ पे क्या, दिल दिखाना, का कमल खिलना, सी लेना, चढ़ाना, चुराना, में मेहंदी लगना, कलम होना। दिल चुराना क्या है, दिल चुराना। दांत दिखाना, नाक चढ़ाना, क्यों नाक चढ़ा रहे बोलते ना, जी हाँ। उसी तरह आंख का कमल खुलना, फिर मुंह सी लेना, सर कलम होना, पैर में मेहंदी लगना। सही है ना बच्चों? चलो बच्चों, ये सब जानकारी को आप अपनी दरसी किताब में दर्ज कर लीजिए और अपने उस्ताद को बताइए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आखिर मौका आ गया। आप तो सबक याद कर लिए अब सब। अब क्या है, घर का काम। क्या करना है होमवर्क में, आप जो 3 किस्म के फेल है उसके अक़साम के बारे में कुछ मिसाल लिख लेके आना है। नंबर 1 फेले माजी के 10 मिसाल लिखना है। कितने? 10 मिसाल। फेले हाल के 10 मिसाल लिखना है और उसी तरह फेले मुस्तकबल के भी 10 मिसाल लिख कर लाना है और अपने उस्ताद को दिखाना है। ठीक है बच्चों, ओके ना? तो चलिए, अभी तक आपने जो फहम और फरासत का बादशाह का आखिरी निशस्त को बहुत ही गौर से समाअत फरमाई, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग फहम और फरासत का बादशाह को बहुत ही खुशी के साथ सुना है और आप उसको अच्छी तरह से समझ भी चुके हैं। तो मैं आप सबसे इजाजत लेता हूं कि मैं इस ऑनलाइन क्लास को यहीं पे खात्मा करता हूं और मेरी उम्मीद यही है कि आप सब लोग इस सबक को अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो चलिए इंशाल्लाह हम अब अगली निशस्त में मिलेंगे। खुदा हाफिज। अनुदिना